सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th की तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। जैसा कि पता होगा कि क्लास कौन सा है आपका है फिजिक्स, और इसमें हम लोग पूरे डिटेल से फिजिक्स को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं पूरे डीपली से। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जितना लेक्चर हो चुका है, अगर आप उस लेक्चर को देखेंगे तो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है उस लेक्चर के सहारे से, क्योंकि उस लेक्चर में मैं पूरा डिटेल से आपको सब क्या करता हूँ, देता जा रहा हूँ। और उसके बाद अभी तो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, कौन सा, ये तो प्रकाश का अपवर्तन तथा क्या परावर्तन है, इस पे चल रहा है। फिर हम लोग सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर इसी तरह आगे निकलते चलेंगे। फिर ओम का नियम, जितने भी हैं सारे प्रोसेस में क्या करूँगा आपको पूरे डिटेल से बताऊँगा भाई। और बस आप लेक्चर देखते रहिएगा। अगर जैसे वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो इसको अदर बच्चों के साथ फॉरवर्ड करिए, ताकि सबकी फ्यूचर बने। मेरा तो लक्ष्य यही है कि हर बच्चे क्या हो, इंडिया के हर बच्चे जो हों शिक्षित हो, अच्छे हों, समझदारी उनके अंदर विकसित हो, ताकि हमारा इंडिया का हो डेवलप करे। और उसके बाद अगर आपको मैथ भी पढ़ना होगा तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको मैथ भी पढ़ाऊँगा। फिलहाल अभी ये मत देखिएगा भाई सब्सक्राइबर थोड़े से कम है, क्योंकि मैं भी स्टार्ट किया हूँ। तो ये मत कहिएगा जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना बैड फीलिंग वाले, सब्सक्राइबर देखते हैं। जो देखो, रियल चीज़ आपको देखना चाहिए। सब्सक्राइबर कोई मायने नहीं रखता है। धीरे धीरे तो ग्रोथिंग होता जाएगा। तो जहाँ तक हम कल करा चुके थे उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि पता होगा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या, रेखीय आवर्धन जिसको बोलते हैं अब क्या, लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में मैं बता रहा था। उसके बाद वहाँ पे उसका डिफिनीसन, उसके बाद इसका मात्रक नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है उसका रीज़न भी बता दिया था। उसके बाद रीजन में करवा के मैं स्टार मरवाया था, स्टार में एक पॉइंट लिखवाया था और बोला था कि कल मैं बोला था कि अगले वीडियो में दूसरे के पॉइंट से स्टार्ट करूँगा। तो आज भी वही करने वाला हूँ, मैं दूसरे के पॉइंट से स्टार्ट करने वाला हूँ आज, दूसरे के पॉइंट से। तो चलिए, स्टार में स्टार पहला लगाया था तो उसमें पहला लिख के उसके बाद दूसरा का लिखने वाले थे, तो स्टार में दूसरा लिखिए, दूसरा नंबर का। आज स्टार में हम लोग लिखेंगे कौन सा, स्टार में दूसरी पॉइंट पड़ गई है तो चलिए इसमें लिखिए, क्या लिखेंगे। तो चलिए यही लिखना है, पहले लिखना नहीं, पहले देख लो फिर मैं आपको बता रहा हूँ। स्टार में स्टार ऐसे लगाए थे और स्टार में आपको लिखना है कौन सा पॉइंट, ये दूसरे की पॉइंट लिखना है। और इसमें क्या लिखना है, एक फॉर्मूला लिखना है, कौन सा, रेखीय आवर्धन का, कौन सा, रेखीय आवर्धन बराबर, जिसको हम लोग किसे दिखाते हैं एम से। और इसका फॉर्मूला तो ये होता ही है, मैं 60 में लिख रहा हूँ, एच डैश अपान क्या, एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे किसका, वस्तु की लंबाई। इसके अलावा रेखीय आवर्धन का एक फॉर्मूला और होता है, माइनस भी डिवाइड बाई क्या होता है, यू होता है। माइनस भी डिवाइड बाई क्या होता है, यू होता है। इस वाले फॉर्मूले को हम लोग क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से हाईलाइट इसको अंडरलाइन करेंगे वाले फॉर्मूले को। तो अभी लिखना नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ। नीचे आप लिखेंगे कहाँ पे, जहाँ पे नीचे आप लिखेंगे जहाँ एच डैश, समझ रहे हैं क्या है इस फॉर्मूले में, एच डैश क्या है, एच डैश आपको क्या बता रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई है, और एच क्या है, आपकी वस्तु की लंबाई है, याद आ रहा है। भी क्या है, दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी है, और U क्या है, ये भी है, और U क्या है, दर्पण के ध्रुव P से वस्तु की दूरी है। क्या मैं सही बोला, ये सब सारे हम आपको बता चुके हैं, विधिवत बता चुके हैं सब, ये सब क्या है। तो लेकिन पेपर में आएगा जब, तो ये वहाँ पे एग्जामिनर को आपको शो कराना होगा। तो चलिए देखिए, आपको लिखना क्या है, कैसे आएगा पेपर में कैसे आएगा, करना क्या है, या फिर स्टार में दूसरी पॉइंट डलवाया हूँ तो उसमें कैसे लिखेंगे। इसमें देखिए ये क्या है, मैं इसको ऐसे लिखवाऊंगा, अभी देखिए, पहले लिखिए मत, अभी देखिए स्टार में दूसरी पॉइंट है तो मैं ये लिखवाऊंगा, मैं क्या लिखवाऊंगा, हम लोग की देखिए आवर्धन का सूत्र लिखिए, जो हमको क्या बताए, एच डैश, एच भी और यू के बीच में क्या बताए, रिलेशन बताए। तो ऐसे केस में आप कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, ये, तो ऐसे केस में आप कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो चलिए लिखिए तब और क्लियर होगा। लिखिए, रेखीय आवर्धन का सूत्र एच डैश एच कामा भी कामा यू के पदों में, उसके बाद डैश, स्टार में दूसरी पॉइंट जो डाले हैं ना, दूसरी पॉइंट उसमें लिखेंगे कि रेखीय आवर्धन का सूत्र एच डैश एच भी कामा यू के पद में, रेखीय आवर्धन का सूत्र एच डैश एच भी कामा यू के पद में
हो गया। उसके बाद नीचे लिखेंगे, ये जो लिखने के बाद डैश लगा देंगे, फिर उसके बाद ये नीचे फॉर्मूला लिख लो, रेखीय आवर्धन यम बराबर एच डैश अपान एच बराबर माइनस भी अपान क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब नीचे आप लीजिएगा, जहाँ नीचे लिख लो, जहाँ एच डैश नीचे लिखेंगे ना, इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में आप जान रहे हो, लेकिन एग्ज़ाम में जब बैठिएगा, जब आ जाएगा लिखने के लिए, तो वहाँ पे एग्जामिनर को ये फार्मूला लिख के नीचे शो कराएंगे कि ये क्या शो कर रहा है। वहाँ पे नहीं कहेंगे हमको तो आ रहा है, अरे आपका टेस्ट हो रहा है साहब, एग्जामिनर को बताना ज़रूरी है। तो नीचे लिखिए जहाँ एच डैश बराबर, नीचे लिखिए जहाँ एच डैश बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, एच बराबर वस्तु की लंबाई, और भी क्या है, दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या है, दर्पण के ध्रुव P से वस्तु की दूरी। तो लिख लिया आपने, ऐसे लिखना है, जहाँ लिख के फिर ऐसे एच डैश एच ऐसे लिख के, चलिए इसके बारे में लिख लीजिए, सब कर लीजिए, इसके बारे में क्या करिए, लिख लीजिए। ये फाइनल, इतना ये फाइनल। तो चलिए मैं इसके बारे में इतना तो लिख लिया ना, ये फाइनल हो गया होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए यम बराबर होता है एच डैश अपान एच माइनस भी डिवाइड बाई क्या हो गया, यू हो गया। अब इसको देखो, अब इसको करते क्या है, अब अगर मैथ नहीं पता होगा तो मैं आपको मैथ भी बताते चल रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको खोलते कैसे हैं, इसको क्या करते हैं, खोलते कैसे हैं, ये इसके तीनों आपस में बराबर हैं, तीनों ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको खोलते कैसे हैं, इसको देखो आवश्यकता जैसी पड़ती है, आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या करते हैं, ओपन करते जाते हैं। देखिए इस तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो खोलने का तरीका आप यम को इसके साथ ले सकते हैं, यम को किसके साथ ले सकते हैं, इसके साथ खोल सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं, यानी यम बराबर एच डैश अपान क्या एच, ये भी लिख देंगे। अब कहेंगे ये कब लिखेंगे, मतलब जब आपको वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दिया रहे और रेखीय आवर्धन निकालना हो, तो इतना इसका इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका। या तो फिर आप ऐसे भी इसको खोल सकते हैं, कैसे, आप रेखीय आवर्धन को इसके साथ पकड़ लो, यम क्योंकि बराबर है ना, तो इसके बराबर इसको खोल सकते हैं, माइनस भी डिवाइड बाई यू। इसको कब लगाएंगे, सवाल में पता चला कि आपको प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई नहीं दिया है, और आपको दिया है कि दर्पण के ध्रुव P से वस्तु की दूरी, दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी दे दिया है, और रेखीय आवर्धन आपसे पूछेगा, तो ऐसे केस में आप इसको क्या करेंगे, इसको लगा देंगे। और या आप इसको भी खोल सकते हैं, इसको इसके बराबर खोला, इसके बराबर खोला, या तो आप चाहते हैं तो इसको इसके बराबर भी क्या कर देंगे, खोल देंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे, एच डैश अपान एच बराबर माइनस भी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। समझा, मतलब किसी को भी किसी के बराबर खोल सकते हैं, उस सिचुएशन सवाल के ऊपर डिपेंड करती है कि कैसी सवाल है, जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसको इसके साथ हम लोग लेते हैं, बाकी क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट सारे के सारे फॉर्मूले लिख दिया रेखीय आवर्धन का सूत्र। ये रेखीय आवर्धन का सूत्र अगर इसमें इसको देखेंगे केवल, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के बीच का रिलेशन है। अगर इसको जैसे बंद करते हैं तो ये रेखीय आवर्धन का सूत्र दर्पण ध्रुव P से वस्तु की दूरी और किसकी दूरी, प्रतिबिंब की और वस्तु की दूरी के बीच में रिलेशन है। क्या समझा है क्या? तो ये मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, है ना। तो ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो हम न्यूमेरिकल आपको कराएंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपका हेल्प करने वाला है। तो पेपर में इस फार्मूला पूछता है तो इस फार्मूले को लिखेंगे और वहाँ पे नीचे लिख देंगे, जहाँ लिख देंगे, या फिर इसी को संकेत भी बोलते हैं, जहाँ भी लिख देंगे। तो स्टार में 2 पॉइंट हो गया। अब उसके बाद हम स्टार में आपको डालने वाले हैं, अब अगला नंबर डालिए। स्टार लगा हुआ, 2 पॉइंट हो गया। स्टार में तीसरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट, तीसरे का नंबर का पॉइंट लिख लीजिए। तीसरे के नंबर के पॉइंट को चलिए लिखिए, मैं अभी बता रहा हूँ। लिखिए तीसरे नंबर के पॉइंट में लिखिए वास्तविक, तीसरे पॉइंट में लिखिए वास्तविक तथा उल्टे प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक तथा उल्टे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान, वास्तविक तथा उल्टे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान ऋणात्मक, वास्तविक तथा उल्टे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है। रेखीय आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है। तीसरे पॉइंट में आपको यही लिखना है कि वास्तविक तथा उल्टे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का वैल्यू मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तीसरे पॉइंट में ये पॉइंट तीसरे नंबर में डालना है। बहुविकल्पी क्वेश्चन में, ये पेपर में बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है, पूछता है कि उल्टे प्रतिबिंब, वास्तविक तथा उल्टे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान होता है डैश, पहला ऑप्शन धनात्मक, ऋणात्मक,
धनात्मक तथा ऋणात्मक, इस तरह से ऐसे देगा नन ना, तो 4 ऑप्शन देता है बहुविकल्पी में। बोर्ड के पेपर में बैठेंगे अगर आप 10 में है ना, तो बोर्ड के पेपर में देखेंगे तो बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ये सब क्वेश्चन बचने की संभावना बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना, इसलिए मैं स्टार करवा के देख लेता हूँ। हाईलाइट क्वेश्चन है पेपर में, जितना नोट्स बना रहा हो उसको तैयार करके जाना, देखना कितना स्कोर करते हो आप। तो आपने क्या लिखा कि वास्तविक तथा उल्टे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का वैल्यू कैसा होता है, ऋणात्मक। अब तीसरा पॉइंट हो गया ना, अब स्टार में लिखेंगे चौथा पॉइंट। तो हमने कर लिया किसका, वास्तविक को ही क्या बोलते हैं, उल्टा ना, वास्तविक तथा उल्टे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का वैल्यू, मतलब यम की वैल्यू जो होगी कैसी लेते हैं, निगेटिव। अब एक और बचा हुआ है, चौथा पॉइंट में लिखिए आभासी तथा, चौथे पॉइंट में लिखिए आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा, यानी जानते हैं ना सीधे प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, आभासी। लिखिए चौथे पॉइंट में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान, आपको जैसे मैं हिंदिया बोला हूँ वैसे लिखना है, ऐसा थोड़ी ना लिखना है। लिखिए आभासी तथा सीधे प्रतिबिंब के लिए, आभासी तथा सीधे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान धनात्मक होता है, रेखीय आवर्धन का मान धनात्मक होता है। तो चलिए लिख लिया, अब इसको मैं हटा देता हूँ। रेखीय आवर्धन का वैल्यू कैसा लेंगे, धनात्मक लेंगे। अब इसका वजह थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी वजह मैं आपको दिखा के फिर उसके बाद हम लोग आगे निकलते हैं। इसकी वजह में आपको देखना चाहते हैं कि आभासी और क्या, आभासी को सीधा बोलते हैं, आभासी और सीधा के लिए रेखीय आवर्धन का वैल्यू कैसा लेते हैं, धनात्मक, और वास्तविक किसके लिए, वास्तविक और उल्टा के लिए रेखीय आवर्धन का वैल्यू कैसा लेते हैं, निगेटिव लेते हैं ना, अभी लिखवाया ना, तो क्यों लेते हैं इसको दिखा रहा हूँ। जैसे जब आप दर्पण पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, दर्पण इस तरह से मैं बनाया था, याद है, दर्पण का ध्रुव यहाँ पे क्या हुआ करता था, P, यहाँ पे क्या C, ये बनाना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे प्लस होता है, क्यों माइनस लेते हैं, बाकी बनाना नहीं है, वो काफ़ी उतना है। और जब वस्तुएं रखते थे आप, अब यहाँ पे इस पर निर्देशांक ज्यामिति अगर मैं प्लॉट करूँ इस हिसाब से, ये मैं बताया था, बढ़िया तरीके से बताया था, जानते हो ना, ऊपर की दूरी प्लस, इधर की दूरी प्लस, इधर की माइनस होती है, इधर की क्या होती है, माइनस होती है। तो आप देखिए थे ना, जब उल्टा प्रतिबिंब बनता था तो उल्टा प्रतिबिंब जो होता था इस साइड आता था, और जो सीधा बनता था वो कहाँ जाता था, ऊपर बनता था, छठवें केस में। तो जब सीधा होगा तो ये ऊपर वाला डिस्टेंस लेंगे, तो इसलिए कहा गया है कि सीधे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का वैल्यू कैसा होगा, धनात्मक। और जब उल्टा बनता था इधर 5 केस में, तो ये नीचे साइड आता था, तो नीचे की दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसीलिए बोला गया कि वास्तविक तथा उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का वैल्यू कैसा होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा ये रीजन आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से। अब उसके बाद कितना पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट। अब इसमें स्टार में ही स्टार एक लगा है ना, उसी स्टार में एक मेन स्टार लगाइए, ऐसे लगा होगा, उसमें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ऐसे तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट, जेठ पॉइंट मतलब बोलूँगा, इस तरह से आप क्या करते जाएंगे, बार बार स्टार नहीं लगाएंगे, एक स्टार पॉइंटों की संख्या करते जाएंगे, आप बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए अब अगला चौथे नंबर का है स्टार ना, नो 5वें नंबर का होगा, ये कौन सा, 5वें नंबर का स्टार होगा। जो 5वां पॉइंट डालना है, कुछ मैथ की चीज़ आपको थोड़ा बता देते हैं। स्टार में जो 5वां पॉइंट डालना है उसमें थोड़ा मैं आपको क्या कराना है, मैथ की एक चीज़ बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है मैथ की। अभी लिखना नहीं, एक पहले समझ जाओ और फिर हम बोल के भी लिखवा देते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मैथ आपने पढ़ा होगा, जैसे मैं आपको बता दूँ, ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया, और वृत्त का क्या हो चुका, ये सेंटर हो चुका, ये वृत्त का क्या हो चुका, सेंटर हो चुका। अब इसके सेंटर का नाम मैं कुछ ले लिया, सेंटर का मतलब समझते हो ना, केंद्र। अब केंद्र भी समझते हो कि नहीं समझते हो, केंद्र समझना चाहिए भाई। जब गोलाप्रकार का नोक ऐसे गोलाप्रकार धंसा के, अरे गोलाप्रकार में जब ऐसे पेंसिल भर के ऐसे घुमाते हो तो कहीं गोलाप्रकार धंसता नहीं है, धंसता है ना, जहाँ गोलाप्रकार छेद करता है ना, उस छेद को बोलते हैं, उस वृत्त का क्या, सेंटर, क्या बोलते हैं, केंद्र। अब उसके केंद्र को ना, अब इसके केंद्र से एक लाइन, एक पर्दी पे एक बिंदु ले लो, पर्दी पे एक बिंदु लेके इसको यहाँ से क्या कर दो, मिला दो। अब मान लेते हैं एक बिंदु P हो गया, तो ये जो बिंदु OP रेखाखंड निकल के आए ना, इतना बड़ा रेखाखंड, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से त्रिज्या आपको समझ आया क्या। त्रिज्या में करते क्या है, एक केंद्र का बिंदु लेके पर्दी के बिंदु को कर देते, मिला देते, मिलाने के बाद एक रेखाखंड आती है, वो जो रेखाखंड आती है ना, उस रेखाखंड को हम लोग वृत्त की क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या की पहचान आसान है, एक केंद्र का बिंदु और उसके बाद एक पर्दी पर का बिंदु पकड़ के मिलाओ, वो आपको क्या मिलेगी, त्रिज्या मिल जाएगी, किसकी, वृत्त की। और दिखा रहा हूँ, अभी चौथे पॉइंट में लिखना नहीं है, टेलर पहले देखो, टेलर जानते हो ना,
पहले मूवी बनने से पहले ढिसुम 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 होता है ना, वो कराने जा रहा हूँ। तो ये अभी हम आपको बताने वाले हैं चौथे पॉइंट में, अभी कुछ फैक्ट बताने अभी सिखा रहा हूँ। उस फैक्ट को देखो, अभी लिखना नहीं है, केवल सीखो। एक होता है, देखिए, एक होता है छेदक रेखा। कौन सी रेखा होती है? एक होती है छेदक रेखा, और एक होती है आपकी कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा होती है? दो रेखाएं होती हैं, एक छेदक रेखा होती है और एक कौन सी रेखा होती है? स्पर्श रेखा होती है। चौथा पॉइंट डाल के छोड़े रहिए, सुनते रहिए भाषण मेरा। अब इसमें आपको छेदक रेखा क्या होता है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे वृत्त हो गया, जैसे क्या हो गया? वृत्त हो गया ना। तो छेदक रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पे काटते, तो ऐसी रेखा को हम लोग कौन सी रेखा बोलते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं। चलिए, इसका नाम, जैसे रेखाखंड का कुछ नाम ले लो, या ले लिया। बताओ इस वृत्त को कितने पॉइंट पे काटा है? 2 पॉइंट पे, यहाँ पे काटा और ये यहाँ पे काटा है, तो इसलिए कौन सी रेखा हो जाएगी? छेदक रेखा हो जाएगी। देखो एक और लगा रहा हूँ, ये भी आपकी छेदक रेखा हो गई। क्योंकि छेदक रेखा की परिभाषा रियल क्या होती है कि ऐसी रेखा जो वृत्त को कितने बिंदुओं पे काटे, ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है, तो ऐसी रेखा को हम लोग कौन सी रेखा बोलते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं। तो ये छेदक रेखा हो गई। देखो कहाँ पे काटा है? एक पॉइंट यहाँ पे काटा है और एक पॉइंट यहाँ पे काटा है, इसलिए छेदक रेखा हो गई। मेरे ख्याल से छेदक रेखा आपने समझ गया होगा। अब हमारा मेन टारगेट इस पे है, लेकिन छेदक रेखा तो बताना जरूरी है। हमारा मेन टारगेट किस पे? स्पर्श रेखा पे है। किस पे है? स्पर्श रेखा पे। तो देखिए ये हो गई आपकी क्या? ये वृत्त हो गया ना, ये वृत्त का हो गया क्या? सेंटर। वृत्त की क्या हो चुकी? सेंटर होगी। स्पर्श रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पे कट करे। सुनो पहले, स्पर्श रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करे, तो ऐसी रेखा को कौन सी रेखा बोलते हैं हम लोग? स्पर्श रेखा बोलते हैं। एक ही बिंदु पे, जैसे ये छेदक रेखा 2 बिंदु पे काटती है, तो इसको कटवाना है कितने बिंदु पे? एक ही पॉइंट पे काट करना है। तो आप समझ सकते हो कि एक पॉइंट पे काटने का मतलब, अगर ऐसे मारूंगा तो 2 पॉइंट पर रगड़ते हुए निकल जाएगा। तो इसका मतलब देखिए, अब इस एक बिंदु पे कटाना है तो आपको लाइन कहीं से ऐसे लगानी होगी। तो देखा ना, एक पॉइंट पे काटा कि नहीं काटा? तो ये मैं मान लेता हूँ, इसका कुछ नाम ले लिया रेखाखंड का, जैसे एल ले लिया। तो जो रेखाखंड एल दिख रही है ना, ये छेदक स्पर्श रेखा हो जाएगी। क्योंकि स्पर्श रेखा की परिभाषा होती है कि ऐसी रेखा जो वृत्त को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन करे, प्रतिच्छेद करे, तो ऐसी रेखा को कौन सी रेखा बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। और स्पर्श रेखा बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे वृत्त को काटती है, इसका नाम जैसे आपने पी रख लिया, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। अब कहेंगे सर मैथ पढ़ाने लगे क्या फिजिक्स में? भाई मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ। आश्चर्यचकित की बात नहीं है। अब जानते हैं फिजिक्स टोटल चलती है किसके ऊपर पता है? मैथ के ऊपर चलती है। शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आज से पता कर लो कि फिजिक्स जो होती है ना, वो मैथ के ऊपर मूव करती है। सवाल लगाओगे तो मैथ, कोई निगमन करोगे तो मैथ, कुछ उसमें अच्छी फैक्ट बतानी होगी, उसका प्रूफ करना होगा तो मैथ। फिजिक्स पढ़ने का मतलब मैथ स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ना। ये देखिए, स्पर्श रेखा आपने समझ गया, छेदक रेखा समझ गया, स्पर्श रेखा समझ गया, और लगा रहा हूँ स्पर्श रेखा। आप जैसे लगा लो, ऐसा नहीं कि ऐसा लगाएंगे, बस आपको रट्टा नहीं करना, सीखना है। स्पर्श रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जो वृत्त को कितने पॉइंट पे कट करे? एक पॉइंट पे कट करे, तो ऐसी रेखा को कौन सी रेखा बोलते हैं? स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ये लो, एक पॉइंट पे कट किया, अब इसके जैसा तो 2 पॉइंट पे थोड़ा ना रगड़ रहा है। तो एक पॉइंट में मान लिया क्यू, तो ये मान लेता है, इसका नाम यम ले लिया। तो रेखाखंड जो होगा, इस रेखाखंड को हम लोग बोलेंगे कौन सी रेखाखंड? स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा। और ये जो पॉइंटवा पे कट कर रहा है ना, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्या? स्पर्श बिंदु। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? इस पॉइंट को बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं क्या? स्पर्श बिंदु। तो एक स्पर्श रेखा और एक क्या हो गया? स्पर्श बिंदु। क्लियर हुआ? अब इसमें और आपको कुछ फैक्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। जब देखिए आप स्पर्श, ये बिंदु निकला ना, पी को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। अगर ये तो केंद्र हो गया और ये स्पर्श बिंदु हो गया, और स्पर्श बिंदु कहाँ का बिंदु? उसी परिधीय का बिंदु है। और कोई बाहर से मैं जेब में से नहीं निकाल के डाला हूँ ना, उसी परिधि का बिंदु है। और ये क्या हो गया? एक केंद्र हो गया। किसका केंद्र है? इसका केंद्र, वृत्त का केंद्र हो गया। जब पता है, जब इस वृत्त के केंद्र को ये स्पर्श बिंदु से आप मिला देंगे, तो मैथ के अकॉर्डिंग तो ये वृत्त की त्रिज्या बन गई। क्योंकि अभी सिखाया हूँ कि जब केंद्र के बिंदु को परिधि से मिला देते हैं, तो रेखाखंड वृत्त की क्या हो जाती है? त्रिज्या हो जाएगी। तो ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। मैं मान लेता है जैसे त्रिज्या को आर से दिखा दिया, रेडियस होता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये जो OP निकला, वृत्त की त्रिज्या निकल गई। तो ये जो वृत्त की त्रिज्या होती है ना, वो स्पर्श रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये फैक्ट याद रखना, मैथ में भी काम देता है, आता है इसकी ज़रूरत। और फिजिक्स में, मैथ में आपके मैथ में पढ़ेंगे तो उसमें एक वृत्त नाम का चैप्टर होगा, वृत्त। उस वृत्त में ये चैप्टर आपको टीचर पढ़ाएंगे, ये चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगा। उसका इस्तेमाल यहाँ पे आगे निगमन करने में मदद करेगा। इसके वजह से मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ। क्या मेरी बात समझा आपने? मेरी बात जो मैं बताया इतने दिन से नहीं, इतने समय से जो बता रहा हूँ, इस बातिया को समझा कि नहीं समझा? चलो मैं एक बार एक उदाहरण उधर लेके फिर से बता देता हूँ आपको। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जैसे वृत्त हो गया, ये क्या हो चुका आपका, ये वृत्त हो गया, और ये वृत्त का क्या हो चुका, सेंटर हो गया। और सेंटर का नाम मैंने जैसे P ले लिया, और इस पर मैंने एक स्पर्शी लगा दिया, एक क्या लगा दिया, एक स्पर्श रेखा लगा दिया। स्पर्श रेखा का नाम कुछ रख लिया, और इसके बाद ये जो कट किया है परिधि को, इस वाले पॉइंट का मैंने नाम लिया, जैसे Z ले लिया। तो ये हो गई आपकी क्या, स्पर्श रेखा। क्या ऐसी रेखा हो गई? स्पर्श रेखा। क्योंकि ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पे काटती है, इस रेखा को बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पे काटती है, उस बिंदु को हम लोग कौन सा नाम पुकारते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या पुकारते हैं? स्पर्श बिंदु। जब आप इसके केंद्र को स्पर्श बिंदु से आप मिला देते हैं तो मैथ के अकॉर्डिंग ये वृत्त की हो जाएगी त्रिज्या। वृत्त की जाएगी त्रिज्या, क्योंकि परिधि को, केंद्र को जब परिधि से मिलाते हैं तो त्रिज्या बनती है, तो त्रिज्या बन के आती है। तो ये जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। यही फैक्ट आपको जानना था। क्या मेरी बात समझ आई? क्या समझा ये चीज़? अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। कहीं पे भी लगा सकते हैं। उसी तरह देखिए, एक केंद्र है और एक परिधि का बिंदु है। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के यहाँ से मिला दिया तो ये यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री। उधर कितना बनेगा? उधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये लिखना नहीं है, अभी मैं बताऊँगा आपको। केवल जितना लेक्चर में देता हूँ ना, उसको आप देखते रहिए। लेक्चर्स में पता है आपकी मेमोरी बढ़ती है ना। नहीं, सिलेबस ख़त्म करने में क्या रखा है, सिलेबस भी ख़त्म कर दूंगा। पहले लेक्चर मेरा सुना करो। तो जो चौथा स्टार में चौथा पॉइंट जो डाले हैं आप, उसमें स्टार में जो चौथा पॉइंट डाले हैं उसमें अब ये क्या लिखना है? चौथे पॉइंट में ये लिखना है कि, चलिए चौथा पॉइंट में यही लिखना है। ठीक है, चौथे पॉइंट में लिखिए वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। एक खड़ी पाई ऐसे देखे, लंब का मतलब समझते हैं ना, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। एक खड़ी पाई डाल के छोड़ दीजिए। अब उसके नीचे ये इमेज बनाइए। इस पर नीचे क्या करिए, इमेज बनाइए। ये पॉइंट यहाँ पे ऐसे लिखिए, और ये इसका नाम O रख लीजिए। क्या रख लिया? O। और इस पर एक यहाँ पे ऐसे बनाइए। फिलहाल मेरा देखो बाहर निकल गया एकदम। चलो मैं फिर से बना देता हूँ। मैं इसको मिटा के ना एक प्यारा सा बना देता हूँ फिर से। इसमें क्या दिक्कत है भाई? मेरे हाथ में बिगाड़ूंगा, बनाऊंगा। ये हो गया, इसका सेंटर हो गया। क्या हो गया? सेंटर हो गया। और एक मैं स्पर्शी लगा लिया इस तरह से, और स्पर्शी का नाम मैंने मान लेता हूँ स्पर्श रेखा। यहाँ पे लिख देंगे, नहीं तो भूल जाओगे भाई। ये स्पर्श रेखा हो गया, और इसका सेंटर O हो गया। और ये जो पॉइंट है, इसका पॉइंट का नाम मैं मान लिया, जैसे P ले लिया। और एक कौन सा पॉइंट है? ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। और इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे? मिला देंगे। और मिलाने के बाद यहाँ पे लिख देंगे कितना डिग्री का कोण? 90 डिग्री का। किस पॉइंट में? चौथे पॉइंट में। जो है लिखे हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब होती है। तो हिंदी में लिखा, किस में लिखा? हिंदी में लिखा। तो उसके नीचे ये इमेज बना लो, आपके लिए बेस्ट होगा, अच्छा काम करेगा। मैथ भी काम करेगा, यहाँ पे भी तो आवश्यकता है इसकी। हो गया, 4 पॉइंट हो गया। कितना पॉइंट हो चुका है? ये 4 पॉइंट हो चुका। अब आप चलिए स्टार लगा है ना एक, उसमें 5वां पॉइंट डालेंगे आप। कितना? 5वां पॉइंट। ये बना चुके होंगे। ये क्यों बनवा रहा हूँ? इस्तेमाल है, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ इस्तेमाल है, मैं आपको बताऊंगा। अब मैं 5वां पॉइंट पे क्या लिखना है? एक 5वां पॉइंट में एक चीज़ और जान जाइए, और फिर उसके बाद तब बात अच्छे से बन जाएगी। 5वां देखिए, अब लिखेंगे कौन सा पॉइंट डालेंगे? 5वां पॉइंट। और 5वां पॉइंट में क्या लिखेंगे आप? लिखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज। 5वां पॉइंट में लिखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसके 2 कोण भी बराबर होते हैं। 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके 2 कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक खड़ी पाई मार दीजिए।
एक खड़ी क्या कर दी है, पाही लगा के अब नीचे देखिए, अब नीचे एक खड़ी पाही लगा दी है ना। पाही लगाने के बाद पहले थोड़ा सा समझ जाइए, वो हिंदिया लिख के रुके बैठे रहिए, थोड़ा सा समझिए इधर। ए बी और सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे? समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजाएं बराबर हो जाती है ना, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अगर इसके दो भुजाएं बराबर हो गई तो इसके दो कोण भी बराबर होते हैं, मतलब जड़ तो भुजा बराबर होती है, तटो कोण वो बराबर होते हैं। तो दो भुजाएं बराबर हो गई ना इसकी, तो दो कोण भी बराबर होंगे। कौन से दो कोण बराबर होंगे? इस भुजा के सामने वाला कोण बराबर हो जाएंगे। तो इसके सामने कौन सा कोण पड़ेगा? ए वाला, और इस भुजा के सामने ओ वाला कोण पड़ेगा, सी। तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। कौन से? ये दोनों कोण आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आपने डाला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके दो कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसमें ये वाला कोण होगा यक्स का, मैं मान लेता हूँ, तो ये भी कितना हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। चलिए ये इमेज बना लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिएगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज बना के ये इमेज बना लो। ये इमेज क्या कर लो? बना लो। ये सिंगल सिंगल मारा है तो इसका मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला लेंथ इस वाले लेंथ के क्या है? बराबर है। कितना पॉइंट डाला आपने भाई? 5 पॉइंट आपने डाल लिया। कितना पॉइंट डाला आपने? 5 पॉइंट आपने क्या कर लिया? डाल लिया। अब यहाँ पे इसको फाइनल ये पूरा समाप्त। अब इसके आगे छठवां पॉइंट नहीं डालना है, अब आपको हेडिंग डालना है। अब स्टार में 1 2 3 4 5 करके पॉइंट डाल लिया ना, अब निकलो उससे बाहर। अब अगला हेडिंग हम लोग डालते हैं। इतना हो गया काम की चीज़, जो फैक्ट हो गई मैं आपको क्या कर दिया, अच्छे से बता दिया सब। अब अगला हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, अगला हेडिंग डालिए, उसको लिखिए गोली दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या। हेडिंग डालिए अगला, गोली दर्पण हेडिंग रहेगा, गोली दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो कल मैं इसका क्या कराऊंगा? डेरिवेशन कराऊंगा, फार्मूला बताऊंगा। और वो फार्मूला कौन सा है मैं उसका टेलर आपको दिखा देता हूँ। वो फार्मूला होता है स्मॉल एफ बराबर आर डिवाइड बाई क्या होता है? 2 होता है। इस वाले फार्मूले को हम लोग बोलते हैं गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध का सूत्र। पेपर में एग्जाम में आता है तो ये वाला फार्मूला लिखेंगे। और जहाँ पे आप जानते हैं, अभी लिखना नहीं है, आज हेडिंग डाल के छोड़िए, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। और आप पता है जहाँ पे स्मॉल एफ क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? फोकस दूरी। किसकी फोकस दूरी? दर्पण की फोकस दूरी। और आर क्या है? वक्रता त्रिज्या है। किसकी वक्रता त्रिज्या है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। तो जहाँ पे मैं अगर दर्पण बोलूँगा ना, गोली दर्पण जहाँ पे बोलूँगा तो समझ जाइएगा कि अवतल के लिए भी काम करेगा और उत्तल के लिए भी काम करेगा। जहाँ पे मैं गोली दर्पण बोलूँगा, दर्पण बोलूँगा, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। ये दर्पण पे काम करेगा, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। तो ये गोली दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध का सूत्र हेडिंग डाल के छोड़ देंगे। और मैं अब अगले लेक्चर में बताऊँगा आपको। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। थैंक्स।